इसलिए वामपंथ की विचारधारा भारत के अंदर बहुत ही सशक्त है। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनको जनता स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? जैसे कि पूरे देश से धीरे धीरे वामपंथ खत्म होते जा रहा है, एक स्टेट बचा हुआ है। बिहार में भी वही हाल है, और बिहार से लेकर मांझी में तक आते हैं जवाब, तो मांझी के लोगों ने भी वामपंथी विचारधारा को नकार दिया। ऐसा क्यों हुआ? चुनावी प्रदर्शन निस्संदेह हमारा बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात है तो मैं आपको बतला दूं कि आज जो दक्षिण पंथ का इस देश के अंदर प्रभाव बढ़ा है, उसका काउंटर कोई आइडियोलॉजी करे, वो सिर्फ लेफ्ट की आइडियोलॉजी काउंटर करे। और जब मुद्दों की राजनीति कौन हो जाती है, धर्म, क्षेत्र और जाति, भाषा की राजनीति प्रमुख हो जाती है, जाहिर सी बात है कि उन सवालों का जवाब हम ये वामपंथ की प्रदर्शन जरूर कमजोर हुए हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर वामपंथ जो बहुत ही मजबूर। चलिए, आप लोग कहते रहिए, लेकिन जब तक चुनावी सफलता नहीं मिलेगी तब तक विचारधारा को लेकर कितना आगे बढ़ा जाए, और उसका फायदा क्या होगा? कानून बना नहीं सकते, जनता को लाभ दे नहीं सकते अपने हिसाब से, वो तो जिसको देना है वो दे रहा है। मैं आपको बता दूं, राजनीति जो है विचारधारा की गोविंदाचार्य की जो थ्योरी थी, वो थ्योरी गठबंधन की थ्योरी थी, और गठबंधन की थ्योरी ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसीकरण करने से चुका। कम आवाज उठ रहा है आजकल, क्यों? मतलब इसको जो सत्ता है वही बोल रही है, और इसे संघर्ष करके सड़कों पर होना चाहिए, घरों में बैठा हुआ। अभी तो जुम्मा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मांझी के पूर्व विधायक सत्येंद्र यादव। कि आप लोग वामपंथी विचारधारा के हैं, पार्टी आप लोगों को टिकट देती है। अभी मैं पूरे देश की बात करूं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को जो टिकट देती है वो वामपंथी, क्योंकि यदि नहीं देती तो सत्येंद्र यादव को टिकट नहीं मिलता, अमरजीत कुशवाहा को भी टिकट नहीं मिलता, जो सत्यदेव राम है उनको भी टिकट नहीं मिलता। हो सकता है कि टिकट कट जाता, क्योंकि पार्टियां कैसे टिकट दे रही हैं आप भी जानते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनको जनता स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? जैसे कि पूरे देश से धीरे धीरे वामपंथ खत्म होते जा रहा है, एक स्टेट बचा हुआ है। बिहार में भी वही हाल है, और बिहार से लेकर मांझी में तक आते हैं जवाब, तो मांझी के लोगों ने भी वामपंथी विचारधारा को नकार दिया। ऐसा क्यों हुआ? दो बात को, विचारधारा और वामपंथ के चुनाव प्रदर्शन में को आप एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। चुनावी प्रदर्शन वामपंथ का कमजोर रहा है, ये पूरे देश के अंदर, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। उससे कई कारण हो सकते हैं। वामपंथी मुद्दों की राजनीति करते हैं, और जब मुद्दों की राजनीति गौण हो जाती है, धर्म, क्षेत्र और जाति, भाषा की राजनीति प्रमुख हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उन सवालों का जवाब जो है हम नहीं दे पाते हैं। हम मुद्दों की जब राजनीति करते हैं, हम गरीबों की राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, छात्रों का, नौजवानों का, मजदूरों की राजनीति करते हैं, और वो राजनीति जो है के जगह पर अगर जाति की राजनीति शुरू हो जाए, धर्म की राजनीति शुरू हो जाए, क्षेत्र की राजनीति शुरू हो जाए, भाषा की राजनीति शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी राजनीति है नहीं। और जब हमारी वो राजनीति नहीं, तो चुनावी प्रदर्शन हमारा बहुत बेहतर नहीं हो सकता। फिर राजनीतिक एजेंडा जो है वामपंथ जो है इस देश के अंदर फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, और कभी कभी हम सफल भी हो जाते हैं और कभी विफल भी हो जाते हैं। तो चुनावी प्रदर्शन निस्संदेह हमारा बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि आज जो दक्षिण पंथ का इस देश के अंदर जो प्रभाव बढ़ा है, उसका काउंटर कोई आइडियोलॉजी करेगी तो वो सिर्फ लेफ्ट की आइडियोलॉजी काउंटर कर रही है। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी मुख्य अपोजिशन है। क्या राहुल गांधी जो आज बात रख रहे हैं सदन के अंदर, क्या कांग्रेस के बुनियादी सिद्धांतों से वो बात मिलता है क्या?
ऑल ऑपोजिशन लीडर्स इस देश के अंदर जो बात करते हैं, चाहे निजीकरण पर सवाल हो, चाहे अडानी अंबानी के विषय हो, चाहे इंडस्ट्रीज के सवाल हो, लेबर्स के सवाल हो, पीजेंट्स के सवाल हो, एजुकेशन के सवाल हो, कल्चर की सवाल हो, सेकुलरिज्म की सवाल हो, या इंटरनेशनल पॉलिसीज के सवाल हो, वैदेशिक नीति के सवाल हो, वो जो भी बातें आज रख रहे हैं ऑल ओपोजिशंस, उनकी वो विचारधारा है क्या? वो वामपंथ की विचारधारा के दायरे में उन सवालों का समाधान खोजा जा रहा है। इसलिए वामपंथ की विचारधारा भारत के अंदर बहुत ही सशक्त है। वामपंथी दल कमजोर हैं, लेकिन वामपंथी विचारधाराएं भारत के लोगों में रग रग में भरी हुई है। इसलिए इस देश के अंदर भारी बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी भारत की जो बुनियादी सिद्धांत है उसको बदलने में कामयाब नहीं हो सके। ये वामपंथ की प्रदर्शन जरूर कमजोर हुए हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर वामपंथ जो है बहुत ही मजबूत चलिए, आप लोग कहते रहिए, लेकिन जब तक चुनावी सफलता नहीं मिलेगी तब तक विचारधारा को लेकर कितना आगे बढ़ा जाए और उसका फायदा क्या होगा? कानून बना नहीं सकते, जनता को लाभ दे नहीं सकते अपने हिसाब से, वो तो जिसको देना है वो दे रहा है। तो आप विचारधारा का झंडा ढोते रहिए, लेकिन आपका पार्टी से आपको मैं बता दूं, कम होती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि राजनीति जो है विचारधारा के इर्द गिर्द होती है। जिनके राजनीति के अंदर विचारधारा नहीं है, आज न तो कल उनको समाप्त हो जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए, जिस थ्योरी को गोविंदाचार्य ने अडॉप्ट किया था जयपुर कॉन्फ्रेंस में, आज भारतीय जनता पार्टी कहां तक आ गई? गोविंदाचार्य की जो थ्योरी थी वो थ्योरी गठबंधन की थ्योरी थी, और गठबंधन की थ्योरी ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसीकरण करने से चुका नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर जो है आज जो है जाति, संप्रदाय, पूंजी और कई तरह के विकृतियों के साथ संबंध स्थापित कर दिए। इसलिए इसका भी हस्त्र होगा। जिस आडवाणी और वाजपेयी ने जिस वैचारिक आवरण के आधार पर भाजपा को खड़ा किया था, आज भाजपा वैचारिक पतन की दिशा में जा रही है। इसलिए जिसका विचारधारा कांस्टेंट नहीं है उसका पतन निश्चिंत है। इसलिए वामपंथ के पास विचारधारा है, कार्यकर्ता है। अभी हमारी चुनाव प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वामपंथ का भविष्य जो है पूरे देश में बहुत ही ब्राइट है। चलिए, मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं कि जो पूरा सारण प्रमंडल है इसमें विपक्ष कौन है? 24 सीटों में से मात्र 4 सीटें मिली है आप लोगों को, 20 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। जब मैं खोजता हूं कि विपक्ष की कोई आवाज उठाए तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। सिवान में 7 सीटें, 8 में से राजद के एक विधायक हैं ओसामा साहब, वो बोलते भी नहीं, आप जानते हैं, मतलब मीडिया के सामने नहीं बोलते, ऐसे तो बोलते होंगे। मैंने भी कई बार प्रयास किया उनके शुभचिंतकों के माध्यम से, तो वो कहीं बोलते ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं बोलेंगे। गोपालगंज में आप किसी विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं है। सावन में ले देकर सीटें जो बनी, अब आप उसमें के एक बहुत बड़े नेता थे जो लगातार आवाज उठाते थे। भले विधानसभा में आप पर लाठियां चली हों, लेकिन मुद्दों के लिए लाठियां चली। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवालों का जवाब भी दें, आवाज भी उठाए, लेकिन कम आवाज उठ रहा है आजकल। क्यों? मतलब जिसको जो सत्ता है वही बोल रही है, और जिसे संघर्ष करके सड़कों पर होना चाहिए वो घरों में बैठा हुआ है। अभी तो जुम्मा जो नई गवर्नमेंट आई उसकी उम्र ही 5 महीने की है। 2025 के नवंबर में महागठबंधन, जिसको आज आप अपोजिशन कहते हैं, जिन कारणों से भी पराजय मिली है, हम अपने पराजय को स्वीकार करते हैं और सत्ता पक्ष को हम कंस्ट्रक्टिव जो है सहयोग कर रहे हैं, रचनात्मक सहयोग है कि वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़कर आए हैं उन मुद्दों को पूरा करें। और इसलिए हम
अभी जो है राजनात्मक सहयोग में है। इस सरकार को ये मौका देना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर वो आए उसको पूरा करें। अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो हम सड़क पर हैं, सदन से सड़क तक लड़ेंगे। और ये निश्चित रूप से इसमें दो परिघटनाएं हुई है। एक तो नीतीश कुमार जी के फेस पर चुनाव लड़के आए। चुनाव के दरमियान भी हम लोग कहते थे कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है इनको साइड लाइन कर देगी। हमारी बात सच। बिहार के जनमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया। सम्राट चौधरी के नाम पर जनमत नहीं मांगा। तो दो परिघटना है। एक तो नीतीश जी 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री हो गए इस बीच में, और फिर सम्राट जी हो गए। तो अभी तो जुमा 4 से 5 महीने के खेल है। विपक्ष के तेवर को देखिएगा, विपक्ष को संघर्ष को देखिएगा। मुद्दा आधारित संघर्ष जो है बिहार के अंदर मजबूती से जो है वामपंथी दल और महागठबंधन के साथ करेंगे।